हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ ग्रेविटेशन। मेरा नाम है वैद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल CR कोचिंग पर। तो हमने पार्ट फर्स्ट ग्रेविटेशन का कर चुके हैं। अब हमें करना है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हमें लिक्विड के बारे में पढ़ना है, दैट इज फ्लोटेशन के बारे में। तो इसमें हमें ज़्यादा टॉपिक नहीं करना है, हमें थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव डेंसिटी और बायोन्सी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में। इसके बारे में थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए, थ्रस्ट कुछ नहीं है, थ्रस्ट बस फोर्स का ही नाम है। थ्रस्ट क्या है? फोर्स। ये फोर्स का ही नाम है। वो फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली लगे, ये तो परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड, उसको मैं क्या कहता हूँ? थ्रस्ट है। ये क्या? फोर्स ही। तो प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर होता है फोर्स और थ्रस्ट, कुछ भी कह सकते हैं हम, क्योंकि एक ही बात है तो फोर्स ही। फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितनी थ्रस्ट या फोर्स लग रही है उसको मैं क्या कहता हूं? प्रेशर। अब प्रेशर का फॉर्मूला हुआ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि कितने पर यूनिट एरिया पे फोर्स लग रही है उसको मैं क्या कहूंगा? प्रेशर। अब यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि फोर्स अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। और अगर एरिया हुआ डिक्रीज, प्रेशर होगा इंक्रीज। सबसे पहली बात, ये वाला प्रेशर नहीं है जो हम कहते हैं, ये वाला प्रेशर नहीं है। ये है फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया में, कितनी फोर्स लग रही है उसको मैं क्या करूंगा? प्रेशर। अब प्रेशर का एरिया के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है, यानी कि एरिया बढ़ाऊंगा तो प्रेशर घटेगा और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका क्या एग्जांपल हुआ? अब सपोज करें ये मार्कर से मैं अपना हाथ अगर काटूं ऐसे करके, तो शायद ये कभी नहीं घटेगा, क्योंकि मार्कर का एरिया ज्यादा है तो वो प्रेशर कम लगा पा रहे हैं। और इसकी जगह में कुछ अगर ये शार्प चीज ले लो कोई, या फिर इसका एरिया कम करके इतना पतला कर दूं, इतना हमारा नाइफ, तो और फिर इससे ऐसे काटूं, भले ही प्लास्टिक का है मगर एरिया कम होने के बाद ये कट कर सकता है ना, तो यानी कि एरिया डिक्रीज करा तो प्रेशर बढ़ा। ठीक है, तो इसीलिए हम अपने नाइफ की जितनी हो सकती है उतनी उसकी सरफेस को क्या करते हैं हम? थिन, जिससे कि उसका एरिया डिक्रीज हो, उससे प्रेशर बढ़े। तो फोर्स, प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो एरिया बढ़ेगा। अब एरिया होगा मैंने कम करा तो प्रेशर बढ़ा। इसका एग्जांपल नाइफ की हम शार्पनिंग करते हैं जब, और पेंसिल जब हम शार्प करते हैं, अगर पेंसिल हमारी वाइड हो, ये देखिए, अब ये अगर है, ये मैं इसके लगाऊं तो ये इतना फर्क नहीं डालेगा। अगर मैंने इसे अपने हाथ पे ऐसे लगाया या किसी के चुबा दिया तो वो उसकी इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। और अगर मैं पेंसिल ले गया, पेंसिल को मैंने शार्प करी, शार्प करने के बाद मैं उसके हाथ कैसे लगाई तो वो बहुत उसको नुकसान है, क्योंकि वहां पे एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब इसके कुछ रीजंस है कि कहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस है। इसकी एप्लीकेशन पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर हम अगर बात करें, बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस। वाई? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग की जो होती है वाइड फाउंडेशंस क्यों होती है? हमारे हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसकी फाउंडेशन वाइड क्यों होती है? इसकी बुनियाद इतनी चौड़ी क्यों बनाई जाती है? देखिए, अगर क्योंकि हमें पता है प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इफ वी इंक्रीज द फाउंडेशंस एरिया, व्हेन द एरिया गेट इंक्रीजेस द प्रेशर गेट डिक्रीजेस। तो वो बिल्डिंग अपनी जगह पे, जिस जगह है उस अर्थ पे, मतलब उस लैंड पे, वहां पे कम से कम प्रेशर लगा है, क्योंकि वहां पे हमने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर घट जाएगा।
सेकंड, stripes of bags are broad by, हमारे जो बैग्स होते हैं, देखिए पहले जो बैग्स होते थे उनमें पतली पतली स्ट्राइप्स होती थी, अब वो पतली पतली स्ट्राइप उनका एरिया कम, उनका एरिया तो होता था कम, तो उसकी वजह से वो शोल्डर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाते थे। अब प्रेशर ज़्यादा लगाते थे तो उस पर निशान आ जाते थे, हमारी उस पर मार्क्स आ जाते थे, बहुत हैवी हो जाता था वो, उसे कैरी करना बच्चों के लिए तो एक इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता था, क्योंकि आपको तो पता है कितना हमारा वो होता है, क्या नाम, बुक्स वगैरह होती हैं हमारी 8 तक, तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, तो वो कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वो बैग की स्ट्रिप्स चौड़ी क्यों बनाई, क्योंकि हमें फिर से बात प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो वो बैग की स्ट्रिप चौड़ी बनाई यानी कि एरिया बढ़ा सके। अब एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया बढ़ा तो प्रेशर घटा, ताकि कंधे पर हमारे शोल्डर पे कम से कम प्रेशर आए और वो इजीली कैरी हो जाए, इसलिए उसकी स्ट्रेप्स क्या बनाते हैं, हम वॉइड बनाते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फोर्स है, द फोर्स which is acting perpendicularly force which is acting perpendicularly, इसको मैं क्या कहूँगा, thrust। और प्रेशर है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, वो मेरा क्या है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर की ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट आप बताएं, दो ऐसे यूनिट होंगे, तो न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर इसकी न्यूटन, और पास्कल, जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उनके नाम पे इसकी वो जैसे यूनिट है पास्कल। ये क्या है, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और एक पास्कल। आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना लिखिए, पास्कल लिखते हैं तो वहाँ पे भी ये चलेगी, इसकी शॉर्ट फॉर्म ई ए प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये प्रेशर और बार भी होती है इसकी यूनिट। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड प्रेशर का हो। अब हमें पढ़ना है बायोन्सी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 2 3 4। अब हमें करना है बायोन्सी। बायोन्सी में देखिए आप सभी पूल में गए होंगे, पूल में आपस में तालाब में किसी भी, जब भी आप नहाने गए होंगे, बाथरूम में नहीं, पूल में जहाँ पे कहीं पानी कलेक्ट हो, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, अपना वेट थोड़ा कम महसूस होता है, और हम किसी अपने से भारी ऑब्जेक्ट को भी इजीली वहाँ पे उठा सकते हैं। आप अपने फ्रेंड को अपने शोल्डर पे उठा सकते हैं, सिर्फ जब तक आप पानी के अंदर हैं या किसी भी लिक्विड के अंदर हैं। वैसे तब ज़्यादातर हम रेयर केस हम पानी को लेते हैं, क्योंकि हम पानी में ज़्यादा आते हैं। तो जब हम पानी में होते हैं या फिर अपने पूल में होए, हम कहीं भी होते हुए, तो ऐसा होता है कि किसी का वेट या हमारा वजन हमें बहुत हल्का महसूस होता है, अपना वजन बहुत हल्का महसूस होता है। तो ऐसा क्यों है, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स, एक लिक्विड जो होता है वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, उस अपवर्ड फोर्स को मैं क्या कहता हूँ, अप थ्रस्ट, क्या कहता हूँ, अप थ्रस्ट। तो बायोन्सी वो फिनोमेना है जब कोई लिक्विड अपने अंदर आई हुई चीज के ऊपर फोर्स लगाए अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको मैं फिनोमेना का क्या कहूँगा, बायोन्सी। फिनोमेना ऑफ, किसका फिनोमेना, ऑफ एक्सपीरियंसिंग स्पेलिंग दे रहे एन अपवर्ड फोर्स exerted by any liquid on an object। तो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, शैडो आ रही है, ये शैडो इसलिए आ रही है क्योंकि मैं रात को शूट कर रहा हूँ, तो शायद ही नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगी, तो डोंट आप इसके बस कोऑपरेट करें। तो फिनोमेना ऑफ एक्सपीरियंसिंग एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय एन लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज बायोन्सी। उसको मैं बायोन्सी कहूँगा कि जो लिक्विड एक्सपीरियंस,
जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, वो लिक्विड लगाता है, उस फिनोमेना को क्या कहता हूं मैं, बायोन्सी। और फोर्स exerted by any liquid on the surface of object in upward direction, ध्यान रखिएगा अपवर्ड डायरेक्शन का, in upward direction is known as upthrust, is known as upthrust। अब देखिएगा, जो फोर्स एक्सर्ट करता है कोई लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या कहता हूँ मैं, अपथ्रस्ट। अप का मतलब है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। और थ्रस्ट फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना, उसको मैं क्या कहूँगा, अपथ्रस्ट। तो समझ में आया बायोन्सी। तो बायोन्सी हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी वेट के साथ। अब हम देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब होगा, कोई ऑब्जेक्ट सिंक कब होगा, उसको देखते हैं। तो कंडीशन है हमारे पास, व्हेन विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा व्हेन विल ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक, कि ऑब्जेक्ट फ्लोट तैरेगा या डूबेगा, ऐसा कब होगा। देखिए डेंसिटी के बारे में हम सब जानते हैं, तो कंडीशन लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोट के बारे में, कि वो फ्लोट कब करेगा। फ्लोट तब करेगा जब उस सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। when density of substance is lesser than density of water, डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर जिस लिक्विड में भी डाल रहा हूं उस लिक्विड से उसकी डेंसिटी अगर कम हुई तो वो क्या करेगा, फ्लोट। और सिंक में उल्टा, सिंक के केस में जब उसकी डेंसिटी व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी या उस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, सिंक। कभी आप सोचते होंगे कि एक छोटी सी नीडल पानी के अंदर डूब जाती है और एक इतना बड़ा लकड़ी का पीस या वुड का पीस, लकड़ी का पीस या बड़ी शिप वो पानी में फ्लोट कर जाती है। क्यों, क्योंकि वुड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए एक शिप तैर जाती है। जहां जबकि एक नीडल की डेंसिटी जो कि आयरन की बनी है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो इसलिए वो क्या कर जाती है, सिंक। और हमारा बड़ा शिप जिसकी वो वुडन से बना है तो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, तो वो क्या कर जाएगा, फ्लोट। तो सिंपल, an object can sink if its density is greater than the density of water. An object will float when the density of the substance is lesser than the density of water. अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो क्या करेगा, फ्लोट। और अगर उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर कहेगा अच्छा हमसे होशियारी कर लूं, कमजोर है बेचारा, हमारे से डेंसिटी कम है, चलो बकस दिया, चल भाई क्या है, बच जा, तो हमसे कमजोर है बच। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट कि कब एक सब्सटेंस फ्लोट करेगा और कब एक सब्सटेंस सिंक करेगा। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
अब मैंने ये तो बताया आपको कि जब भी कोई लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस जाएगा वो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये फोर्स कितनी होगी या कितनी होगी किस चीज पे डिपेंड करेगी वो तो मैंने नहीं बताया। तो ये बात मैंने नहीं आर्किमिडीज ने बताई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज इनटू द लिक्विड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली यानी कि पूरा या पार्शियल यानी कि आधा इमर्ज इनटू द लिक्विड, द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। देखिए अगर मैं कोई गिलास लूं और अप टू द ब्रिम भरूं, देखिए अगर गिलास आपके हाथों में, तो ये मेरा गिलास, अब गिलास के अंदर मैंने गिलास के अंदर वाटर फिल किया अप टू द ब्रिम। टू द ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल टॉप तक। अब मैंने इसके अंदर एक वुडन ब्लॉक डाला, वुडन ब्लॉक नहीं, हम वुडन ब्लॉक फ्लोट कर जाएगा, हम डालते हैं मेटल का ब्लॉक। ये मेरा मेटल का ब्लॉक, इसके अंदर मैंने पानी के अंदर डाला। जब भी पानी के अंदर जाएगा तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। जब हम पूल के अंदर जाते हैं और अगर पूल अप टू द ब्रिम फिल हो तो अगर हम उसके अंदर जंप मारे तो कुछ पानी बाहर आता है। तो सपोज करें कुछ पानी बाहर आया, मैंने उसको इस टब के अंदर कलेक्ट करा, वो पानी निकलता हुआ इस गिलास से इस टब के अंदर कलेक्ट करा। तो अगर इस लिक्विड का वेट हुआ x, वेट हुआ इसका x, तो इतनी ही मुझे फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उतनी ही मुझे अपथ्रस्ट लगेगी। ये कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ये वाटर डिस्प्लेस्ड है, क्या है ये वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस करा गया वाटर, उसका जितना वेट होगा उतनी ही बॉडी क्या एक्सपीरियंस करेगी बाय ऑन फोर्स। तो चलिए स्टेट करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेट ऑफ द लिक्विड displaced by a body, the weight of the liquid displaced by a body is equal to the upthrust or buoyant force। buoyant force सॉरी मैं आपको बताना भूल गया हूँ, अपथ्रस्ट का दूसरा नाम ये buoyant force है। buoyant force, अपथ्रस्ट को ही हम buoyant force के नाम से जानते हैं। वही फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट पे लगे, जब वो क्या होगा किसी लिक्विड के अंदर जाएगा तो वो क्या आएगा buoyant force। तो क्या है मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट और buoyant force experienced act on it, act on it। तो ये मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दोबारा से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द वेट ऑफ द लिक्विड, जितना वेट बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट जितना है उतनी ही बॉडी को क्या लेगी फोर्स। जैसा करनी ऐसी बढ़नी, जैसी करनी ऐसी बढ़नी, जितना तूने वो निकाला वेट पानी का उतने हम तुझे फोर्स लगा देंगे। तो ये क्या कह रहा है मेरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। और करेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी, नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव, रिलेटिव यानी कि रिलेट करा गया, रिलेटिव रिलेट करा गया, रिलेटिव रिलेट करा गया, किसी चीज से रिलेट करा गया। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब
अब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी तो होती है, किसी हमारी कुछ डेंसिटी है, किसी कुछ चीज है, सॉलिड की कुछ डेंसिटी होती है, लिक्विड की कुछ डेंसिटी होती है, हर चीज की अलग अलग डेंसिटी है, तो वो तो एक सिंपल डेंसिटी है। मगर अगर उसकी डेंसिटी को मैं वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करूं या रिलेट करूं वाटर की डेंसिटी से, तब वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी। The density of the substance with respect to water is known as relative density of the substance। क्या कहा है? Density of substance related to the density of water। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी से क्या कर दूं, रिलेट यानी कि डिवाइड कर दूं, तो वो क्या आ जाएगा, मेरे पास उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। अब सपोज करें कि एक हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10 raised to the power 8। Related density of silver is 10 raised to the power 8। Find the density of silver। अब कोई कोई सोच रहा होगा इन्होंने जो दिया वही पूछ लिया, नहीं, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की दी है, वहां तो उसकी सिर्फ डेंसिटी पूछी है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये नोट कि वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने की बात करूँ तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेफिनेशन से बनाएंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस related to with respect to density of water। डेंसिटी ऑफ वाटर, तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को मैं वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसी मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की 10⁻8 है, फाइंड डेंसिटी ऑफ सिल्वर। अब आपने एक चीज नोट करी, मैंने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर के आगे कोई ऐसा यूनिट नहीं लगाई, तो ये याद रखिएगा कि कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डेंसिटी की, यहाँ पे यूनिट डेंसिटी की आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो उसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। तो रिलेटिव डेंसिटी है नो ऐसा यूनिट। तो अब क्वेश्चन है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर से 10⁸ फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी, सिल्वर की बात हो रही है तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ पानी। अब रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मुझे दी है 10⁸ डेंसिटी ऑफ सिल्वर मुझसे पूछी गई है तो मैं उसको x मान लेता हूँ, और डेंसिटी ऑफ वाटर मुझे बताया 10⁻³ है। ठीक है, तो यहाँ से x कितना है, 10⁻11। मगर यहाँ पे वैल्यू होगी तो यहाँ पे सिर्फ मैं डेंसिटी निकाल रहा हूँ, रिलेटिव डेंसिटी नहीं, kg/मीटर। समझना है इतना? शायद एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज अलग है, मैंने अपनी तरफ से जो भी वैल्यू, बट आपको एग्जांपल बताने के लिए ऐसे सोल्व होंगे ये। अब मुझे देखना है कि रिलेटिव डेंसिटी के बेसिस पे कोई सब्सटेंस, मैं कैसे बता सकता हूँ कि सब्सटेंस फ्लोट करेगा, सब्सटेंस सिंक करेगा। अब मुझे देखना है कि रिलेटिव डेंसिटी के बेसिस पे कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे लेंगे पहले, तो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, हमें पता है कि अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगा, सिंक। अब यहाँ पे डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अगर ज़्यादा होगी तो यानी कि फ्रैक्शन ये है, यहाँ पे ये ज़्यादा हुआ ये कम हुआ, तो यानी कि जो ऊपर न्यूमरेटर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, तो यानी कि फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन बनाएगी।
तो अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 आती है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक। इतनी बात समझ में आई। और कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है जब डेंसिटी ऑफ वाटर से उसकी डेंसिटी कम हो। तो यानी कि इस बार डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो न्यूमरेटर छोटा है तो ओवरऑल फ्रैक्शन नीचे की ओर जब बड़ी होती है तो फ्रैक्शन 1 से छोटा आता है। तो यानी कि जब रिलेटिव डेंसिटी स्मॉलर देन 1 होगी तो क्या करेगा, सब्सटेंस फ्लोट। रिलेटिव डेंसिटी जब 1 से छोटी होगी तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा, और रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से होगी तो सब्सटेंस सिंक करेगा। आपने रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की कैलकुलेट करी है, कैलकुलेट करने के बाद में वो डेंसिटी आई कम, 1 से कम, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट अगर 1 से कम आई तो वो फ्लोट करेगा, 1 से ज़्यादा आई तो वो सिंक करेगा। तो इसके बेसिस पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमारा एनसीईआरटी का, आप एनसीईआरटी खोलें, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 21। इसे मैं कर देता हूँ, चलिए साइड में कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो यानी कि वॉल्यूम, पहले तो मास दे रखा है उसका 50 ग्राम, गिवन वैल्यू सब नोट कर लेते हैं पहले। मास 50 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो तो किलोग्राम बताया नहीं मैंने, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्या होता है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, the object will float or sink, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक, हमें ये बताना है, हमें ये बताना है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो सिंपल पता है, मैं उसकी डेंसिटी निकालूंगा। अगर वो डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो ये सब्सटेंस क्या करेगा, सिंक। तो इसे करना ही पड़ेगा, हम साइड में सॉल्यूशन करेंगे। तो मास 50 केजी, वॉल्यूम 20, सॉल्यूशन यहाँ पे। तो पहले मैं उसकी डेंसिटी निकालूंगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है उसका 50, वॉल्यूम कितनी है उसकी 20, तो 5/2 यानी कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी क्या आ रही है डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, सब्सटेंस की। अब मैं देख रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस तो है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर आ रही है डेंसिटी ऑफ वाटर से। हाँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। इस केस में तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक। जब किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा रहती है, वाटर बहुत पुश करना अच्छा हाथ से बाहर, तो वो क्या करेगा उससे, सिंक। तो ये था हमारा रिलेटिव डेंसिटी कंसेप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन, हम ग्रेविटेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और शैडो की टेंशन मत ले, शैडो इस वीडियो में, अगली वीडियो में नहीं दिखेगी।